ठीक है, तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले तो हमको ये समझना है व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखो बेसिकली जब हम अभी तक क्या था कि ये मान के चल रहे थे कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे है या चार्ज जाके स्टोर हो गया, मतलब वो जाके रेस्ट पे आ गया। ठीक है, पहले चैप्टर में भी चार्ज रेस्ट पे था, दूसरे में ऑलमोस्ट मान के चल रहे थे रेस्ट पे था। ठीक है, तो वहां तक वो जो था वो उसको बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट हाँ, रेस्ट, चार्ज रेस्ट जो रेस्ट पे था। लेकिन अब जो है वो चार्ज रेस्ट पे नहीं है, अब ये चार्ज जो है वो मोशन में आ गया है। अब ये चार्ज किस में आ गया है? मोशन में। अब ये मोशन करेगा। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन करेगा तो क्या होगा? ठीक है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि व्हेनेवर चार्ज मूव, मान लो चार्ज है वो मूव कर, ठीक है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा। चार्ज मोशन, तो क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपने क्लास 10 में भी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से मतलब कि डेफिनेशन तो लगभग वैसी ही रहेगी, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे। आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले लिखे हैं? हमने लिखे हैं कौन कौन से, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सारे फॉर्मूले हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिर से डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको? करंट क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ, ठीक है लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखो बेटा। स्टडी ऑफ चार्ज, study of charge in motion, study of charge in motion is called current electricity, is called current electricity। तो चैप्टर के बारे में समझ लिया हमने कि हम थ्रू आउट द चैप्टर क्या करने वाले हैं। कि चार्ज जब मोशन में होगा तब उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? चार्ज इन मोशन से रिलेटेड। पहली चीज हमें समझ में आ गई, चैप्टर के नाम को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के नाम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझाया, फिर पोटेंशियल को समझाया। सबसे पहला टॉपिक पोटेंशियल ही था उस चैप्टर का। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर कैपेसिटेंस से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कैपेसिटेंस को हमने समझा। ठीक है, क्लियर? तो जैसे दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड थी। तो पहले हमने चार्ज को समझा, फिर फील्ड को समझा, चार्ज को समझा, फोर्स को समझा, फील्ड को समझा। तो एक सीक्वेंस में चलना है कि वो सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपना जब भी आगे चल के हायर स्टडीज में आप कभी सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है हायर स्टडीज में, तो आपको अपना माइंडसेट ऐसे ही क्रिएट करना है कि हमको एक स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। अब आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो कौन बताएगा क्लास 10th की डेफिनेशन? कौन बताएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी साथी मैंने बताया। आरिफा क्या बता रही है? बताओ आरिफा। वही थोड़ी डेफिनेशन होती है, वही कहाँ लिखा हुआ है? किसी बुक में लिखा हुआ है क्या? चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन वही होती है। हाँ, क्या होती है बोलो पूरी डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है,
ऐसे पूछा, जब कोई दोबारा पूछे आपसे कि आप बताइए, तो इसका वो आंसर ये थोड़ी देना वही होती है, वही थोड़ी कहीं डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आगे चल के आप ऐसे स्टेज में जा रहे हो ना जहां पे आपको इंटरव्यू, वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा अभी देना है। ठीक है, और अगर आज हम आपको 1 से 1:30 बजे के आसपास बता देंगे, हो सकता है शाम को हम प्रैक्टिकल करवाएं। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल चलेंगे और इस बार फाइल भी प्रिपेयर करके रखनी है। 11th में फाइल नहीं बनाई, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ लोगों ने बनाई थी, वो बहुत अच्छे बच्चे थे, उनको नंबर भी मिले होंगे, और जिन्होंने नहीं बनाई है उनको बनानी है। ठीक है, मतलब पुरानी नहीं बनानी है, नई बनानी है। और अभी बहुत सारे लोगों ने भेजा नहीं असाइनमेंट, जिन्होंने भेज दिया है उनके तो है मेरे पास। ठीक है, 10-12 लोगों के आ गए हैं। अब मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा और फिर भेजूंगा आप लोगों को। ठीक है, तब पता चलेगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके जो एग्जाम हैं, ठीक है, क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको 5 मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लिया, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current. Yeah, so current is equal to, electric current is equal to charge upon time. चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज क्या है उसको बता चुके हैं। ठीक है, करंट को लिखते हैं I से, चार्ज को लिखते हैं Q से, और टाइम को लिखते हैं T से। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू NE, याद है? किसी को याद है? चैप्टर नंबर 1 में कराया था। यस सर। हाँ, तो उसको अगर पुट कर दें तो एक फॉर्मूला हमें और मिलेगा। हो गए 2 फॉर्मूले। अब ये तो थे जनरल फॉर्मूले, एक तरीके से कह सकते हो कन्वेंशनल मेथड जो लिखते थे। अब अगर हम लोग आ जाए डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है कि अगर डेल्टा टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में अगर कोई करंट, कोई कंडक्टर है, उससे डेल्टा क्यू चार्ज आपका पास हो रहा है, तो उस केस में करंट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो व्हेन डेल्टा क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू लिखते हैं क्योंकि हम स्मॉल क्यू लिखते हैं स्टार्टिंग से, स्मॉल क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर in delta t time, then I is equal to लिमिट। लिमिट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत छोटे इंटरवल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, डेल्टा टी। अब इस पूरे को अगर लिमिट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको? I is equal to, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? स्मॉल डी, dq by dt। वेरी गुड, तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बस इसी से रिलेटेड घूमते रहे, सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड घूमता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है जो हमें समझ में आना चाहिए। अभी इसकी कुछ और बातें हम लोग को करनी है, वो नोट में डाल के लिखेंगे। पहले इसको नोट करो, नोट करो फटाफट, फिर इसकी कुछ बातें हैं वो भी डिस्कस करनी जरूरी है। ठीक है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो भी हम आपको लोगों को क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन कम से कम करके उस पर डाल दिया करो, क्योंकि वहां से फिर ये आएगा, मान लो असिस्टेंट कमिश्नर देखते हैं वहां से, तो वो देखेंगे तो पूछेंगे कि क्यों नहीं किया क्वेश्चन बच्चों ने।
तो कुछ क्वेश्चन तो कम से कम करके डाल दिया करो। अब मैंने अगर 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 5, 6, 7 तो कर किया करो। और करने के बाद प्रैक्टिस तो करनी ही है। प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ फोटो खींच के उसमें अपलोड करनी है। रिटर्न में जाके रिटर्न में क्लिक करोगे, वहां से आपको उसको वापस उसी में पोस्ट कर देनी है और आपका डेटा नहीं जाएगा ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में डेटा कम लगता है इन कंपैरिजन ऑफ गूगल मीट। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं यूनिट पे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। एम्पियर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक यूनिट निकालेंगे जो फॉर्मूले से होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एक यूनिट हो गई कूलम पर सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, 2 यूनिट। अब डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? A1T2। क्या होता है? ए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से एक ये भी है। इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सिंपली ए है। मतलब ये बाकी चीजों से इंडिपेंडेंट है। बाकी चीजों से क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब ये हो गया। अब कुछ नोट है, ये 2000 रुपए के नोट समझ सकते हो, तो गिराना नहीं है। ठीक है, पहला कि जो डायरेक्शन होती है करंट की वो कैसे होती है। देखो एक्चुअली करंट की 2 तरीके से डायरेक्शन बताई जाती है। एक होती है कन्वेंशनल मेथड, तो कन्वेंशनली कह सकते हो, या दूसरा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से दिखाई जाती है। तो बेसिकली है क्या, दोनों का मतलब क्या है? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के आने से पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है करंट उधर मूव करती है। ये कन्वेंशनल तरीका था करंट को पहचानने का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगी करंट भी उधर मूव करेगी। ठीक है, तो ये हुआ कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनली जो करंट की मोशन है नोट करा देंगे हम, वो सॉरी करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में ली जाती है। कन्वेंशनल मेथड है। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड या इलेक्ट्रॉनिक करंट कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? जब कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का आया, बाद में रिसर्च हुई, जब ऑब्जर्वेशंस हुए, तो क्या मिला, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फिर आपको करंट का असली चीज नहीं समझ में आएगी कि क्योंकि करंट होती कैसे। तो अगर आप देखो, ये बीच में क्या बनाया हमने? न्यूक्लियस। क्या बनाया? न्यूक्लियस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग कंपैरिजन करें, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? आयंस होंगे। पॉजिटिव चार्ज मोस्ट प्रोबेबली आयंस हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। पहले वायर में ही करंट नहीं फ्लो करती थी, बैटरी बनाते थे ना, वो बहुत सारे केमिकल से, जैसे लेक्लान से डेनियल सेल बनाते थे, तो उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते थे। क्या यूज किए जाते थे? क्या यूज किए जाते थे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते थे। तो जब ये था तो वहां पे मान लेते थे कि आयन मूव कर रहा है, क्योंकि उनके पास फ्री जगह होती थी, वो लिक्विड में आराम से मूव कर सकते थे। लेकिन जब सॉलिड का कॉन्सेप्ट आया तो दिक्कत क्या हो रही थी, आप समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है?
और अगर इसी जगह पे प्रोटॉन का मास कंसीडर करें तो 1.67 minus 27. 27। तो नियर अबाउट जो 10,000 टाइम्स, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये 5 टाइम्स 50,000 टाइम्स अगर आप देखें, लगभग 10,000 मान लो, तो 10,000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, लाइट होता है। भाई अगर कोई एक जगह एक पत्थर है वो 1 किलो का है तो आप आसानी से उठा सकते हो, 10,000 केजी का होगा तो उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। फिर ये आया कि जो भी करंट फ्लो करती है उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि आयन जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? इमोबाइल। और इमोबाइल क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या दिया गया कि आयंस का मास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है। और जो जैसे मेटल्स हैं, मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका कोई बाउंडेशन नहीं होता है एक दूसरे पे, कोई भी जो भी न्यूक्लियस है उस पे उनका कोई फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है न्यूक्लियस से, इसलिए वो फ्री होते हैं और वो मोशन कर सकते हैं क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो करंट है किसकी वजह से मोस्टली फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रही है। ठीक है। समझ गए क्यों हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से? क्योंकि मान लो अगर कोई भी एटम लेते हैं, हमने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया भाई, अगर एटम और लेते जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनका मास बढ़ता जाएगा। भाई अगर हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम का 11 होता है, तो 11 टाइम्स और मास बढ़ गया प्रोटॉन मतलब आयंस का, पॉजिटिव आयन का मास अगर 11 टाइम्स और बढ़ गया तो वो और भारी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से उसका मोशन, फर्दर मोशन ये पॉसिबल नहीं है। होते हैं मोशन लेकिन फिर उनके लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? पॉजिटिव चार्ज में। लेकिन ये कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो डायरेक्शन किसकी ली जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। किसके डायरेक्शन में ली जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होगा? वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट। ये है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। और कन्वेंशनली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट मूव करेगी। ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। हम इतनी देर से डायरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यस। देखो विद रीजन में आंसर बता रहा हूं सारे। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 4 एम्पियर की करंट है, यहां से 2 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ पे टोटल कितनी करंट हो जाती है? 6 एम्पियर। अगर ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते तो इनके बीच में एंगल पता करना पड़ता। एंगल पता करते और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते तो कुछ और वैल्यू आती, 6 एम्पियर ना आती। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन से देखा गया, चेक किया गया कि अगर दो वायर से करंट आ रही है तो दोनों को मिला के जब चेक किया गया तो वो सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन था। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब है कि सिर्फ उनको उठा के ऐड करना था। ठीक है। उनको उठा के क्या करना था? ऐड करना था। यही होता है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो ये चीजें हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पहले यूनिट नोट कर लो, फिर नोट डाल के लिखो। मैं लिखा देता हूँ फटाफट।
जल्दी से नोट करो, बताओ फिर। यस सर, हो गया। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो लिखो नोट 1। कन्वेंशनली direction of current conventionally direction of current is taken in the direction of motion of positive charge in the direction of motion of positive charge. In the direction of motion of positive charge. हो गया? Yes, sir. यस। ठीक है, फुल स्टॉप। But direction of electronic current is opposite to the direction of electronic current is opposite to the direction of flow of electrons. Direction of flow of electrons. हो गया? ओके। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
नंबर 2 लिखो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है लिखो रीजन, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Because it does not follow law of vector addition। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब एक टर्म और है, वो यहीं पे समझेंगे। करंट डेंसिटी। ठीक है, हम इसी समय इसको भी पढ़ा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। करंट डेंसिटी क्या है? अभी तक आप डेंसिटी पढ़ते हो ना पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करंट डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी करंट फ्लो कर रही है। मान लो ये है हमारा मार्कर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, करंट इसके ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे परपेंडिकुलर। तो करंट जो है वो कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो करंट फ्लो करती है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको जे से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? किससे लिखा जाता है? जे से। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी को अगर मान लो ये सरफेस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर करंट ना फ्लो कर रही हो, किसी एंगल पे फ्लो कर रही हो, कभी ये भी होता है ऐसे हो, तो एरिया इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर। तब इसको डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? I इज इक्वल टू सॉरी जे I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, ये है अगर किसी एंगल पे हो, मान लो ये एंगल थीटा है, जैसे हम लोग उसको डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वैसे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ध्यान रखना है कि वो परपेंडिकुलरली करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, कूलम पर सेकंड। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो फटाफट। करंट डेंसिटी at any point, current density at any point current density at any point is defined as current density is at any point inside a conductor. Current density at any point inside a conductor is defined as amount of charge, या सीधे सीधे करंट लिख लो। करंट defined as current flowing through unit area, current flowing through a unit area
held normal to the direction of current, held normal to the direction of current. Normal to the direction of current. It is a, नई लाइन से लिख लो, it is a vector quantity. It is a vector quantity. ठीक है, अब इसको नोट कर लो फटाफट. सर हाँ बोलो बेटा. सर इसमें जो करंट है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए. हाँ एरिया नहीं, करंट एरिया वेक्टर के अलोंग होगा. देखो करंट एरिया वेक्टर के अलोंग होगा. क्यों होगा? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे एरिया के. देखो समझो, सब जैसे ये मान लो एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, करंट भी इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस केस में. ठीक है, और इस केस में क्या है कि किसी एंगल पे होंगे. मान लो ऐसे है, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा और करंट मान लो ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेंगे. ठीक है, तो वो होगा आपका. ठीक है,